नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान की, भारत के संविधान की मांग की। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान की मांग की शुरुआत कब से हुई, कैसे भारत के संविधान का विकास हुआ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान है क्या, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या किसी भी देश की शासन व्यवस्था को बिना संविधान के चलाया जा सकता है, यदि चलाया जा सकता है तो कैसे चलाया जा सकता है। तो इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं आज हम लोगों का टॉपिक्स क्या है। तो भारत के संविधान की मांग या भारतीय संविधान की मांग। तो भारतीय संविधान की मांग पर चर्चा करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा एक बार हम लोग फिर से यह जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान है क्या। तो दोस्तों संविधान कुछ और नहीं बल्कि एक लिखित और अलिखित नियम या कानून का एक संग्रह है। तो संविधान क्या है दोस्तों? लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का एक संग्रह है, जिससे क्या किया जाता है, तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि संविधान जो है वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक दस्तावेज है, अर्थात एक पुस्तक है, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? तो संविधान एक कानून का पुस्तक है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, जो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो आपको उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान के किसे कहते हैं दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और यह लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। दोस्तों यदि संक्षिप्त में कहें दोस्तों, यदि शॉर्टकट में एक लाइन में इसे समझने का प्रयास करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि संविधान जो है एक कानून का एक दस्तावेज है, एक पुस्तक है, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें दोस्तों संविधान, अलिखित संविधान के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो इंग्लैंड, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान दोस्तों अलिखित है। इसलिए हम लोगों ने अपने परिभाषा में कहा कि संविधान जो है दोस्तों लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो आज भी अपने आप को लिखित संविधान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। उसका कहना है कि हमारा संविधान जो है वो अलिखित है, मैंने उसे एक संविधान का रूप, लिखित संविधान का रूप नहीं दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं दोस्तों कि लिखित या लिखित नियमों और कानूनों का एक संग्रह है। तो एग्जाम में आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो अलिखित है। या आपको ऐसा भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस देश का संविधान अलिखित है। तो आपका ऐसे स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग लिखित संविधान के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लिखित संविधान के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो दुनिया को लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट देने वाला जो देश था दोस्तों वो था अमेरिका। अमेरिका ने ही सबसे पहले दुनिया को लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद बाकी सभी लोगों ने धीरे धीरे अपने संविधान को लिखित रूप से लाने का प्रयास किया और उसे लागू किया, जिससे हर एक देश की शासन व्यवस्था को चलाने में काफी सहूलियत हुई। तो दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिखित संविधान का जो कॉन्सेप्ट लाया था वो किस देश के द्वारा लाया गया था। ऐसी स्थिति में आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अमेरिका, क्योंकि सबसे पहले लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? अमेरिका ने। दोस्तों थोड़ा सा हम लोग भारत के संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का संविधान कैसा है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा भी संविधान है। तो आपको दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भारत का संविधान कैसा है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिखित संविधान। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश की है, तो वहां भी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि दोस्तों संविधान के ही द्वारा जो शासन का अंग होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद वहाँ का जो जनता है और वहाँ की जो सरकार है, इसके बीच में क्या संबंध होगा, इसका भी निर्धारण संविधान के ही द्वारा किया जाता है कि दोनों के बीच में क्या संबंध होगा। क्योंकि दोस्तों जिस देश में संविधान नहीं होगा तो वहाँ की सरकार जो है वो निरंकुश हो सकती है, वो मनमानी तरीके से अपना शासन चला सकता है। क्योंकि उसको, उसके सरकार को किस हिसाब से चलाना है, वो अपने सरकार को किस हिसाब से चलाएगा, उसको दिशा निर्देश करने के लिए कोई संविधान नहीं है। तो वो क्या कर सकता है, किसी को भी कुछ भी सजा दे सकता है, अपने मनमानी तरीके से अपना शासन को चला सकता है। दोस्तों किसी भी देश में कितना ही कैसा भी सरकार हो, वो निरंकुश तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ संविधान ना हो। क्योंकि किसी भी देश की सरकार जो काम करती है वो किसी भी पार्टी की हो, कितना ही निरंकुश सरकार क्यों ना हो, यदि उस देश में संविधान का कानून चलता है वह संविधान के ही अनुसार उस कार्य करता है और उसे संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वह निरंकुश होना चाहे भी तो उसे अंकुश लगाने का जो काम करता है दोस्तों, वो संविधान ही करता है। क्योंकि संविधान में प्रावधान रहते हैं कि सरकार को जो चलाना है, कैसे नियम लाना है, किस तरह के नियम, कैसे नियम को लागू करना है, कैसे जनता और सरकार के बीच संबंध होंगे, वो सारी की सारी बातों का चर्चा जो दोस्तों वो संविधान में रहती है। अब मानकर चलिए कि यदि किसी देश में संविधान है ही नहीं तो फिर क्या, सरकार को अंकुश लगाने के लिए कोई भी संस्था है ही नहीं, तो सरकार क्या कर सकती है, कोई भी संस्था या कोई भी कानून है ही नहीं जो सरकार पर अंकुश लगा सके। तो ऐसे तरीके में दोस्तों, ऐसे स्थिति में दोस्तों सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कानून ला सकती है, कुछ भी कानून बना सकती है, क्योंकि उसे अंकुश लगाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए दोस्तों चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार की सरकार हो, किसी भी प्रकार की देश हो, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक देश हो, या किसी भी सरकार हो, चाहे वो निरंकुश सरकार हो, चाहे वो शांति प्रिय सरकार हो, सभी पर अंकुश लगाने के लिए, सभी के यहाँ शासन चलाने के लिए संविधान की जरूरत जरूर ही है। चाहे वो किसी भी प्रकार की देश हो, लोकतांत्रिक देश हो या गैर लोकतांत्रिक हो, किसी भी प्रकार का देश हो, यदि वहाँ सही तरीके से शासन चलाना, जनता के हित में यदि शासन व्यवस्था का संचालन करना है तो 100% वहाँ संविधान की जरूरत होगी ही होगी। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि यदि उस देश में संविधान नहीं होता है तो फिर सरकार और जनता के बीच क्या संबंध होंगे उसका निर्धारण नहीं हो पाती है, जिससे सरकार किसी भी प्रकार की कानून ला सकती है, जनता पर अत्याचार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है किसी भी प्रकार की, क्योंकि सरकार को दिशा निर्देश करने के लिए कोई भी संविधान नहीं होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की दुनिया में दोस्तों संविधान की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं तो संविधान क्या है दोस्तों। तो संविधान लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। आगे क्या दोस्तों, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व है। दोस्तों हम लोग जाना नेक्स्ट, संविधान के ही तहत शासन के अंग, वो हमने ऑलरेडी बता चुका है दोस्तों कि संविधान के ही तहत शासन के अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाती है तथा जनता और सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताइए जनता और सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी संविधान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट दोस्तों आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए शासन के अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जनता और सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा वो संविधान के द्वारा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए
किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मूलभूत इकाई क्या होती है? क्या मैंने क्वेश्चन पूछा दोस्तों, एक बार आप फिर से ध्यान से सुनिए। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मूलभूत इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए वहां की सरकार, ऑप्शन नंबर बी वहां का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी वहां का संविधान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान। क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान। इसी के कारण दोस्तों हमारे यहाँ के बहुत बड़े एक संविधान के सदस्य जो थे, तो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान का निर्माण जो होता है उनका एक सदस्य था के.एम. मुंशी। क्या नाम था दोस्तों? के.एम. मुंशी। जो संविधान, जब हमारे संविधान सभा का मेंबर था, हमारे संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था उस समय के.एम. मुंशी उसका मेंबर था। के.एम. मुंशी ने इस संविधान के लिए एक शब्द का यूज किया था जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान देश की आत्मा है। यह किसका कथन है? कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान देश की आत्मा है, यह किसका कथन है? के.एम. मुंशी ने। क्योंकि के.एम. मुंशी का कहना था कि संविधान के ही द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। 1 मिनट दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो के.एम. मुंशी ने संविधान के बारे में क्या कहा था कि संविधान के ही द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, और संविधान जो है वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मूलभूत इकाई है। इसलिए संविधान जो है वो देश की आत्मा है, क्योंकि यदि संविधान नहीं रहा तो उस देश का संचालन करना पॉसिबल नहीं है। फिर वहाँ का शासन जो है वो एक निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान देश की आत्मा या किसका कथन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, भारत संविधान के विकास के बारे में यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारत के संविधान के विकास की जो शुरुआत का झलक मिलता है दोस्तों, उस जब हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के विकास की जो दोस्तों झलक मिलती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वहीं से माना जाता है कि हमारे संवैधानिक विकास की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि वहीं से हमारा धीरे धीरे जो है प्रोसेस संविधान विकास होने का शुरू हो गया था। कोई ऐसा नहीं था दोस्तों कि हमने एक बार सोचा कि हमें संविधान चाहिए और हमें संविधान मिल गया था। हमारे भले संविधान निर्माण का जो कार्य है दोस्तों वो हमारे संविधान सभा के द्वारा किया गया, वो अलग बात है, लेकिन हमारे संवैधानिक विकास की जो शुरुआत है दोस्तों वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हो गई थी। वहीं से धीरे से धीरे 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 चलते चलते वो प्रोसेस आता है और फाइनली वो जो हम लोगों का संविधान जो है वो संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो हमारे संविधान के विकास की शुरुआत की बात किया जाए दोस्तों वो कब से हो गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो गई थी। और जो जाकर कहाँ समाप्त होती है दोस्तों? तो जो लास्ट में सबसे आता है 1947 की भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम आता है दोस्तों, वहां पर आकर वो समाप्त होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, भारतीय संविधान का विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, जिसकी समाप्ति कहाँ होती है? तो 1947 में जो आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम वहां पर होती है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के जो भारत जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था दोस्तों, वहां तक के जितने भी एक्ट आए वो सारे से हमारे संविधान जो है दोस्तों वो प्रभावित है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे संविधान की जो हमारे संवैधानिक विकास की जो शुरुआत हो गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो गई थी। क्योंकि हमारे संविधान की जो निर्माण हुई है दोस्तों, हमारे संविधान में जो एक्ट लिए गए, कानून लिए गए, वो पूरे के पूरे 1773 से लेकर 1947 के जितने भी अधिनियम है उन्हीं से बहुत सारे बात को उठाया गया है। हमें दोस्तों पता है कि हमारे संविधान की लगभग 60% बातें जो है वो दोस्तों 60 से 70% बातें दोस्तों वो इन्हीं सारी एक्टों से लिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक का जो हमारा एक्ट जो आया था उसी में से बहुत सारे एक्ट से लिया गया। उसमें से एक जो हमारा दोस्तों वो सबसे फेमस एक्ट जो आया था दोस्तों 1935 की भारत शासन अधिनियम, उससे सबसे ज्यादा बातें ली गई थी। इसलिए हम लोग दोस्तों बोलते हैं कि हमारे संवैधानिक विकास की जो शुरुआत है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो जाती है।
और कहाँ आकर खत्म होती है? 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट पर खत्म होती है दोस्तों। तो भारत संविधान का विकास की शुरुआत, भारतीय संविधान का विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई, जिसकी समाप्ति 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, भारत में संविधान निर्माण की मांग यहाँ की स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है तथा भारत संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन काफी VVI है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत सारा बच्चा गलती कर देता है कि बताइए भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत के संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर देव के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऐसे स्थिति में आपका आंसर जो हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका संविधान सभा के द्वारा। याद रखना दोस्तों, हमारे संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई है। हमारे संविधान की निर्माण हमारे संविधान सभा के द्वारा दी गई। ऐसी स्थिति में कई बार जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा की गई थी, तो बहुत सारा बच्चा डॉक्टर BR अम्बेडकर को आंसर कर देते हैं। वहां आंसर उसका गलत हो जाता है दोस्तों। जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आपको हमेशा आंसर करना है संविधान सभा के द्वारा। हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर का आंसर होता है जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भारत संविधान का जनक, जननी, शिल्पी, वस्तुकार, इन सारी चीजों के बारे में पूछता है, तब आपका आंसर होता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो जब आपको पूछा जाएगा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर जाकर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ना कि आपको एग्जाम में पूछ ले कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा। तो हमारे संविधान की मांग की अगर बात किया जाए दोस्तों, हमारे संविधान के विकास की बात किया जाए, तो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। एक तरफ तो हम लोग अंग्रेजों के साथ आज़ादी की संघर्ष कर रहे थे, हम लोग अंग्रेजों से समय समय पर मांग कर रहे थे कि हमें जो है वो आज़ादी चाहिए, और दूसरी तरफ समय समय पर हम लोग क्या कर रहे थे, संविधान की भी मांग कर रहे थे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो संविधान की मांग की बात की जाती है दोस्तों, वो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी थी। क्योंकि हम लोग समय समय पर अंग्रेजों से आज़ादी की मांग तो कर ही रहे थे, साथ का साथ हम लोग ये भी कह रहे थे कि हमें जो है वो हमारा संविधान चाहिए जो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो इसलिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में संविधान निर्माण की मांग यहाँ के किसके साथ जुड़ी थी, तो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी थी। क्योंकि एक तरफ तो हम लोग अंग्रेजों से आजादी मांग रहे थे और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, वो लोग समय समय पर अपने संविधान की भी मांग कर रहे थे। तथा भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों भारत में सबसे पहले संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में की गई थी। कब की गई थी, 1895 में उन्होंने एक विधेयक पारित किया था, स्वराज विधेयक। तो उन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से पहली बार भारत में संविधान की मांग की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए भारत में सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई थी, 1895 में की गई थी। कौन से विधेयक के माध्यम से की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वराज विधेयक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत में संविधान की मांग की। भारत में संविधान की मांग की। तो सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई थी दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 1895 में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1922 में, कब, 1922 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि हमें जो है संविधान जो है, हमारा जो संविधान होगा वो भारत का संविधान जो होगा वो भारतीयों के ही द्वारा लिखा जाएगा।
तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भारत का संविधान की निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। उन्होंने क्या कहा कि हम किसी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संविधान, अंग्रेजों द्वारा थोपे गए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान की मांग एक तरफ तो 1922 के आसपास दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो आजादी की लड़ाई है वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी तरफ समय समय पर संविधान की भी मांग होती रही थी। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा भी इसका संज्ञान में ले लिया गया था कि नहीं, ये जो आवाज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और महात्मा गांधी के द्वारा उसी समय ये साफ भी कर दिया गया कि हमारा जो संविधान है वो हम खुद निर्माण करेंगे, हम किसी विदेशी के द्वारा दी गई संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। हम पर यदि कोई संविधान थोपने का प्रयास करेगा उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में यह प्रतिपादित किया गया कि भारत का संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बताइए भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह किसका कथन था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी का। आइए देखते हैं 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारत का संविधान जो है दोस्तों भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। दोस्तों जब ये बात महात्मा गांधी के द्वारा की गई, उसके बाद धीरे धीरे और भी हमारे जो राजनेता थे उस समय जो और भी बाकी था उनके द्वारा भी बीच बीच में संविधान की मांग की जाने लगी। तो 1927 की बात है दोस्तों। कब? 1927 की। उस समय जो भारत के तत्कालीन सचिव थे, कौन? 1927 में तत्कालीन भारतीय सचिव जो थे, क्या नाम था उसका दोस्तों? लॉर्ड बर्गन हेड। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड बर्गन हेड। उनके द्वारा भारतीयों को यह चुनौती दी गई। जब संविधान की मांग जोरों शोरों से पकड़ चुकी थी, जोरों शोरों से लोगों द्वारा उठाई जा रही थी, हमारे राजनेताओं के द्वारा उठाई गई थी, तो 1927 में जो भारत का तत्कालीन सचिव था, जो तत्कालीन भारत सचिव था, उसके द्वारा भारतीयों को चुनौती दी गई कि सिर्फ संविधान की मांग करने से नहीं होगा, यदि किसी में दम है तो आप आगे आएं और संविधान निर्माण करके दिखाएं। और मैं आपको यह वचन देता हूं, मैं आपसे यह वादा करता हूं, यदि आपके द्वारा बनाए गए संविधान को यदि आपके ही लोग अर्थात भारतीयों के द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी, पूरे भारत के लोग यदि उसे स्वीकार कर लेंगे, तो मैं आपको वादा देता हूं कि आपका संविधान जो है वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आपके संविधान को लागू कर लूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वो पूरे के पूरे देश में लागू होना चाहिए, देश की सारी जनता उसे स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि ये काफी टफ काम था, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती दी गई थी। जो तत्कालीन भारत सचिव थे वो क्या चुनौती दिया था? लॉर्ड बर्गन हेड के द्वारा कि हम आपको एक चुनौती दे रहे हैं कि यदि सारे के सारे भारतीय आपके इस चुनौती को, आपने जो संविधान बनाया, आपके इस संविधान को मान लेगा, तो हम क्या करेंगे? आपके संविधान को लागू कर देंगे पूरे देश में। यदि कोई विरोध उसके खिलाफ नहीं उठता, उसके खिलाफ यदि कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये बहुत बड़ा चुनौती था दोस्तों। सारे के सारे राजनेता जो है वो पीछे हट गए, क्योंकि सबको पता था कि दोस्तों भारत जो है वो अनेकताओं में एकता और काफी सारी विविधताओं से भरी देश है। यहाँ हर प्रकार के क्षेत्र हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत, और हर जगह का सिचुएशन अलग अलग है। हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। इतनी सारी विविधताओं को ध्यान रखते हुए किसी एक व्यक्ति के द्वारा संविधान निर्माण करना पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति ही नहीं बल्कि किसी संस्था के द्वारा भी इतने बड़ा मुश्किल, इतनी सारी चुनौतियां, इतना मुश्किल से भरा कानून जो है लाना वो बस की बात नहीं थी। ये काफी मुश्किल काम था। सबको पता था कि भारत के ही लोग जो है वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। सभी व्यक्ति को ऐसा संविधान का निर्माण करना जो हर एक व्यक्ति उससे सहमत हो, वो बहुत ही मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। इसलिए सारे के सारे व्यक्ति हैं इनके चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सभी के सभी व्यक्ति धीरे धीरे अपना कदम पीछे कर लिया। ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह चुनौती स्वीकार कर लिया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इनके चुनौती को स्वीकार किया गया और इन्होंने कहा कि मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं, मैं भारतीयों के लिए एक
संविधान तैयार करूंगा और मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये भारत के सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत कर ली जाएगी। उसके बाद मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान निर्माण की कार्य और उनकी जो भी है दोस्तों, उनके द्वारा संविधान निर्माण का कार्य स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारत में पहली बार संविधान निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद उसे स्वराज विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। जब उस संविधान को पेश किया जाता है स्वराज विधेयक के नाम से दोस्तों, तो जिस बात की शंका थी, जो चुनौती दी गई थी तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड बर्गनहेड द्वारा, वही बात सामने आ गया। हमारे भारत के ही लोगों के द्वारा उसे ठुकरा दिया गया, भारत के ही लोगों के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। और जब भारत के लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो वह संविधान को जो तत्कालीन सचिव थे उसके द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनका पहले से ही वादा था, प्रॉमिस था कि यदि सभी भारतीयों के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाएगा उसके बाद ही हम आपके संविधान को लागू करेंगे। यदि नहीं स्वीकार किया जाएगा तो वो लागू नहीं होगा। तो अंग्रेजों को पता था कि इतना मुश्किल संविधान बनाना आसान काम नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा। यदि कर पाता तो उनके द्वारा यह चुनौती दिया ही नहीं जाता। मोतीलाल नेहरू को भी यह चुनौती पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे प्रयास किया, उन्होंने शुरू में हार नहीं मानी। आइए दोस्तों देखते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान निर्माण का प्रयत्न किया गया, परंतु यह प्रयास क्या हो गया दोस्तों, असफल हो गया, क्योंकि भारत के ही लोगों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात कह सकते हैं इसे ठुकरा दिया गया। तो यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान निर्माण की सर्वप्रथम प्रयास कब की गई थी जो असफल रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928 में। कब दोस्तों, 1928 में। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और किस विधेयक के, सॉरी मैंने स्वराज विधेयक शायद बोल दिया था मिस्टेक से, माफ कीजिएगा दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पहले संविधान को प्रस्तुत किया गया था। किस विधेयक के माध्यम से दोस्तों, तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम, तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। तो कई बार दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए नेहरू रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया गया था, तो आंसर होता है 1928 में। या कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ गया दोस्तों कि भारत के संविधान को जो सबसे पहली बार निर्माण किया गया था उसे किस नाम से प्रस्तुत किया गया था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। थोड़ा देर पहले मैंने शायद स्वराज विधेयक बोल दिया था दोस्तों, तो मैंने मिस्टेक बोल दी थी, सॉरी उसके लिए। तो किस विधेयक के माध्यम से दोस्तों, तो नेहरू विधेयक अर्थात नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया था। आगे दोस्तों आते हैं 1934 में। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी बार पूछा गया। 1934 में एक व्यक्ति M.N. रॉय है। कौन दोस्तों, M.N. रॉय। उनके द्वारा औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की गई। दोस्तों 1934 में M.N. रॉय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, उनके द्वारा यह बोला गया कि देखिए भारत जो है वो अनेकताओं में एकता और विविधताओं वाला देश है। यहाँ के संविधान के निर्माण करना किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है या किसी छोटी मोटी संस्था के द्वारा संभव नहीं है। यदि भारत के संविधान की निर्माण सच में हम लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा, जिसके द्वारा संविधान की निर्माण की जाएगी तो पॉसिबल है भारत का संविधान का मिलना। नॉर्मल किसी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संविधान का निर्माण करना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात की थी। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग किनके द्वारा की गई थी, तो M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, M.N. रॉय। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम है, मानवेंद्र नाथ रॉय। कब की गई थी, 1934 में। तो 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा के माध्यम से संविधान की मांग की थी। किसके दोस्तों, संविधान सभा के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी, M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं 1938 में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, देखिए दोस्तों क्या कहा जाता है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अब देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों
1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा ये जरूर कहा गया कि भारत के संविधान के निर्माण किसी विशेष व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति या किसी छोटी मोटी संस्था के द्वारा इसका निर्माण करना पॉसिबल नहीं है। यदि हम लोग सच में संविधान चाहते हैं तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। लेकिन एम.एन. रॉय के द्वारा ये खुलासा नहीं किया गया था कि यार संविधान सभा का निर्माण करेंगे तो संविधान सभा तो कोई व्यक्ति नहीं है कि वो संविधान का निर्माण कर देगा। संविधान सभा में तो कोई ना कोई व्यक्ति ही ना आएगा। आखिर संविधान सभा में जो संविधान का निर्माण करेगा तो वहां भी कोई ना कोई व्यक्ति ही आएगा। उस व्यक्ति के ही द्वारा कोई ना कोई सदस्य व्यक्ति हो या जो सदस्य बोल सकते हैं, सदस्य के ही द्वारा ना संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो वो आखिर जो सदस्य आएगा संविधान सभा वो कैसे आएगा? उनके द्वारा यह क्लियर किया ही नहीं गया कि संविधान सभा में जो सदस्य आएगा जिसके द्वारा संविधान लिखा जाएगा वो कैसे आएगा। उनके द्वारा ये बोला गया कि भारत के संविधान का निर्माण जो वो संविधान सभा के द्वारा की जाएगी, लेकिन संविधान सभा में सदस्य कैसे आएगा? तो इसकी खुलासा जो दोस्तों करता है वो कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह खुलासा किया जाता है कि भारत के संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा की जाएगी, और संविधान सभा में जो सदस्य आएगा ना वो वयस्क मताधिकार के आधार पर आएगा। किसके आधार पर आएगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या है दोस्तों? वयस्क मताधिकार का तात्पर्य होता है दोस्तों, यदि हम लोग संक्षिप्त में बात करें तो एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार। और उसकी उम्र सीमा क्या रखी गई थी दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा जो शुरू में रखी गई थी वो 21 वर्ष रखी गई थी कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का होगा उसे वोट देने का अधिकार मिलेगा। हालांकि बाद में उसे दोस्तों आपको पता है 61वां संविधान संशोधन के तहत उसे दोस्तों घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दी गई। तो क्या कर दी गई? पहले जो वयस्क मताधिकार की आयु थी दोस्तों वो 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। केवां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत दोस्तों वो वयस्क मताधिकार की आयु घटाकर 21 वर्ष से कितना कर दी गई? 18 वर्ष। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है वो वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? तो 21 वर्ष थी, बाद में से कितना कर दी गई? 18 वर्ष। तो 21 वर्ष से जो 18 वर्ष की गई दोस्तों, ये जो बदलाव की गई, ये जो चेंजेस हुआ वो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया दोस्तों? इनके द्वारा कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और संविधान सभा में जो सदस्य आएगा वो चुन कर आएगा। और कैसे आएगा? तो उसके लिए वोट होगा हर क्षेत्र में, जहां से हर विधानसभा के जो क्षेत्र होंगे, जो असेंबली है वहां से जो क्षेत्र से जो चुन कर आएगा दोस्तों, उसका जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और वयस्क मताधिकार की आयु उस समय क्या रखी गई थी दोस्तों? 21 वर्ष या जो भी है उस समय रखा गया था, 21 वर्ष रखा गया था, बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। तो बोला कि वो जो विधानसभा में जो सदस्य आएगा, सॉरी संविधान सभा में जो सदस्य आएगा वो चुन कर आएगा, ना कि ऐसे ही कोई आकर बैठ जाएगा। वो हर प्रांत हर क्षेत्र से होगा, हर क्षेत्र से चुन कर आएगा, और वो जो व्यक्ति चुन कर आएगा विधानसभा में उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने देखा कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की गई। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1938 में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक क्लास को रोकेंगे। आगे दोस्तों इससे आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।